स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आरोह पुस्तक का काव्य खंड के चैप्टर 7 गज़ल। और गज़ल के जो लेखक हैं दुष्यंत कुमार जी। पहले इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। इन्होंने साये में धूप जो रचना लिखी है उसके दो पंक्तियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार जी का जन्म सन 1933 राजपुर के नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके बचपन का नाम दुष्यंत नारायण था। प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए पास किया और यहीं से इनका साहित्यिक जीवन भी आरंभ हुआ था। इन्होंने यहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में सक्रिय रूप से भाग लिया और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी ये जुड़े रहे। इन्होंने आकाशवाणी और मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में भी काम किया है और बहुत ही कम उम्र में इनका निधन हो गया था सन 1975 में। इनकी प्रमुख रचनाएं इस तरह से हैं। काव्य में है सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साये में धूप, जलते हुए वन का बसंत। और गीत इन्होंने गीति नाटक भी लिखा है तो इसका नाट्य एक कंठ विश्वव्यापी। और इसके बाद उपन्यास भी इन्होंने लिखा है। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी। दुष्यंत कुमार जी की साहित्यिक विशेषताएं अगर हम देखें तो दुष्यंत कुमार जी की साहित्यिक उपलब्धियां बहुत ही अद्भुत हैं। इन्होंने हिंदी में गज़ल विधा को प्रतिष्ठित किया है, यानी सम्मान दिलाया है। और इनके कई शेर साहित्यिक और राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। यानी इनकी जो साहित्यिक या राजनीतिक कहीं पर अगर मीटिंग या किसी तरह का वाद विवाद या किसी तरह की इस तरह की चर्चाएं होती हैं तो जिस तरह से लोकोक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह से इनके शेर जो हैं वहाँ पर दोहराए जाते हैं। और साहित्यिक गुणवत्ता से इन्होंने समझौता कभी भी नहीं किया और इन्होंने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम भी किए हैं। गज़ल के बारे में ये लिखते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ कि गज़ल को किसी की भूमिका की ज़रूरत नहीं होती। मैं प्रतिबद्ध कवि हूँ। यह प्रतिबद्धता किसी पार्टी से नहीं, आज के मनुष्य से है। और मैं जिस आदमी के लिए लिखता हूँ यह भी चाहता हूँ कि वह आदमी उसे पढ़े और समझे। बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने अपने मन के विचार जो हैं अच्छी तरह से इन्होंने इसमें स्पष्ट किए हैं और गज़ल का जो महत्व है वो भी समझाया है। और इनकी जो गज़ल होती हैं स्वतंत्र रूप से लिखी गई हैं और इनकी गज़लों में तत्सम शब्दों के साथ उर्दू के शब्दों का भी बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। जैसे मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे गज़ल जो है दुष्यंत कुमार की, इसका सारांश। सबसे पहले ये बता दें कि गज़ल क्या होती है और ये गज़ल कहाँ से ली गई है। प्रस्तुत गज़ल जो है साये में धूप दुष्यंत कुमार जी का गज़ल संग्रह है। यह उसी गज़ल से ली गई है और गज़ल का कोई शीर्षक नहीं दिया जाता है क्योंकि उसे शीर्षक ना देकर केवल गज़ल कह दिया जाता है। और गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें प्रत्येक शेर अपने आप में पूरे और स्वतंत्र होते हैं। यानी जो दो पंक्तियाँ होती हैं तो इन दो पंक्तियों में ही कंप्लीट हो जाता है एक शेर। तो इसलिए अलग से इसमें कोई शीर्षक नहीं दिया जाता है और उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती। यानी उसे ऐसा नहीं है कि इस क्रम में ही पढ़ा जाए कि इस शेर के पश्चात दूसरा शेर अब यही वाला पढ़ना है, तो ऐसी आवश्यकता नहीं होती है। और इसके बावजूद दो चीज़ें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना की शक्ल देती हैं। पहला जो है रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह, यानी जो तुक जो होता है, तुकबंदी जो होती है उसको पूरी तरह से उसमें निर्वाह किया जाना चाहिए। और दूसरा अंतर वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह, यानी वो किस कारण से कही जा रही है, उसका मिजाज क्या है, वो उसमें पूरी तरह से उसका निर्वाह होना आवश्यक होता है। और इस गज़ल में पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद
सभी शेरों की जो दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। अभी जब आप गज़ल पढ़ेंगे हम आपको समझाएंगे जो पंक्तियां हैं, तो उसको जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये तुक जो मिल रहा है इसका निर्वाह किस तरह से किया है वो अपने आप आपको स्पष्ट हो जाएगा। और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का जब निर्वाह होता है, इस गज़ल में राजनीति और समाज में जो भी कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का प्रभाव बिंदु है। यानी जो भी वादे किए जाते हैं राजनीतिज्ञों के द्वारा और फिर उसका पूरा वायदा ना होना, तो इस बात पर इन्होंने इसमें स्पष्ट किया है गज़ल में। और कवि जो हैं दुष्यंत कुमार जी, इन्होंने राजनीतिज्ञों के जो झूठे वायदे होते हैं इस पर व्यंग्य इसीलिए किया है कि वे हर घर में चिराग उपलब्ध कराने का वायदा तो करते हैं, परंतु यहाँ पूरे शहर में एक भी चिराग नहीं है। चिराग यानी कविता के माध्यम से जो उन्होंने व्यंग्य किया है कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये कराएंगे वो कराएंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें इसमें पूरी नहीं हो पाती। तो शेर के माध्यम से इन्होंने गज़ल के माध्यम से दुष्यंत कुमार जी ने यहाँ पर उन पर व्यंग्य किया है। और कवि को पेड़ों के साए में धूप लगती है, यानी पेड़ों की जो छाया होती है उस छाया में भी धूप लगती है, व्यंग्य के इसमें भी व्यंग्य किया गया है। यानी आश्रयदाताओं के यहाँ भी कष्ट मिलते हैं, यानी कि जो वादे करते हैं बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हो जाते हैं और जो ये कहते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब वो अपना पदभार संभाल लेते हैं तो उसके पश्चात उन पर जो आश्रित व्यक्ति होते हैं यानी जो आम जनता होती है, उन जनता की जो कष्ट हैं वो भूल जाते हैं और उनके जो कष्ट निवारण के जो वादे करते हैं चुनाव से पहले, तो वो सब पदभार के पश्चात ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए इन्होंने इस पर व्यंग्य किया है और यही बताया कि जो आश्रयदाता हैं उनके यहाँ भी कष्ट मिलते हैं और वह हमेशा के लिए इन्हें छोड़कर जाना ठीक समझते हैं, क्योंकि वे लोगों की ज़िंदगी के सफ़र को आसान बताता है और जो परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदल लेते हैं, ऐसे इन्होंने व्यक्तियों को साथ देने का प्रयास किया है। और इन्होंने अपने शेर के माध्यम से यही बताया है कि कष्टों को साथ में लेकर के जीने से ही ज़िंदगी आसान हो जाती है और जो परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदल लेते हैं। और मनुष्य को खुदा ना मिले तो कोई बात नहीं, उसे अपना सपना नहीं छोड़ना चाहिए। इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की है कि ईश्वर ना मिले तो ना सही, लेकिन अपना जो सपना है, उनका जो ऑब्जेक्ट है, जो गोल है, उसे उन्हें पूरा करना ही चाहिए। कवि ने गज़ल के माध्यम से एक बात और कहने की कोशिश की है कि अगर सपने देखने को मिलते हैं तो उसे देख लेना चाहिए, क्योंकि सपने देखने से तो कुछ नहीं होता है और अच्छा सपना अगर देख ले तो उससे कुछ बिगड़ नहीं सकता है, लेकिन इस सपने को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। और कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है कि पत्थर नहीं पिघल सकते, लेकिन कवि जो है आवाज़ के असर को देखने के लिए बेचैन है, क्योंकि वो यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक न एक दिन उनकी जो आवाज़ है वो ज़रूर आश्रयदाता तक पहुंचेगी और वो असर करेगी। और शासक जो है शायर की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। इसमें ये बहुत ही अच्छी बात कही है कि अगर अच्छे सपने आप देख सकते हैं तो ज़रूर देखिए, लेकिन उन सपनों को पूरा भी कीजिए। और सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए इसमें बहुत ही अच्छा बोला गया है कि थोड़े समय के लिए ही सही हसीन सपना तो देखने को मिलता है। और कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। कवि आवाज़ के असर को देखने के लिए बेचैन है, परेशान है कि उसकी जो आवाज़ है वो आश्रयदाता तक पहुंचेगी और एक ना एक दिन ज़रूर असर करेगी। लेकिन जो शासक हैं वो शायर की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह उसकी सत्ता को चुनौती देता है। क्योंकि जिस माध्यम से कवि ने ये गज़ल कही है और जिस मन स्थिति से उन्होंने कहने की कोशिश की है, तो इसलिए जो शासक हैं वो इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं और इस चुनौती को वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसलिए कवि जो है किसी दूसरे के आश्रय में रहने के स्थान पर अपने घर में ही जीना चाहते हैं। और इन्होंने इसमें जो गज़ल पेश की है, तो इस गज़ल में एक बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आती है कि जो पूरी गज़ल एक ख़ास मन स्थिति में लिखी गई है, ऐसा प्रतीत होता है। जो कुछ राजनीति और समाज में चल रहा है उसे भी खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव
इस एक तरह से इस गज़ल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। और इस प्रकार दुष्यंत कुमार जी ने यह गज़ल जो है हिंदी गज़ल का सबसे सुंदर नमूना प्रस्तुत किया है। और आम तौर पर जो होता है गज़ल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन इस गज़ल में स्वयं ही एक केंद्रीय भाव अपने आप स्पष्ट हो रहा है। अब हम आपको समझाएंगे गज़ल। इसमें गज़ल में हमने जो शेर लिए हैं वो है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। स्टूडेंट्स, इसमें प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ पाठ्य पुस्तक आरोह भाग में संकलित गज़ल से ली गई है और यह गज़ल श्री दुष्यंत कुमार जी के द्वारा लिखी गई है और ये उनके गज़ल संग्रह साये में धूप से ली गई है। इसके पश्चात आप यहाँ पर संदर्भ लिखेंगे इस तरह से। इस गज़ल का केंद्रीय भाव है राजनीति और समाज में जो भी कुछ चल रहा है उसे खारिज करना और नए विकल्प की तलाश करना। फिर इसके पश्चात व्याख्या लिखेंगे। कवि ने प्रस्तुत गज़ल के माध्यम से कहने का प्रयास किया है कि नेताओं ने घोषणा की थी कि देश के हर घर को चिराग यानी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन आज स्थिति यह है कि शहरों में चिराग यानी सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं है। नेताओं की घोषणाएं कागजी हैं, सिर्फ उन्होंने कागज में इस तरह से घोषणा कर दी है। और दूसरे शेर में कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि देश में अनेक संस्थाएं हैं जो नागरिकों के कल्याण के लिए काम करती हैं। कवि उन्हें दरख्त की संज्ञा देता है और इन दरख्तों के नीचे यानी जो संस्थाएं इसके नीचे छाया मिलने की बजाय धूप मिलती है, यानी ये संस्थाएं जो हैं ये आम आदमी का शोषण करने लगती हैं और चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कवि ने इन्हीं व्यवस्थाओं के से अपने आप को दूर रखा है और अपना जीवन अलग बिताना चाहता है और ऐसे आम व्यक्ति को निराशा होती है। इस गज़ल के माध्यम से उन्होंने यह कहने का प्रयास किया है। इसके पश्चात काव्य सौंदर्य लिखेंगे। काव्य सौंदर्य इसमें नहीं आएगी साइड हेडिंग, दरअसल इसमें विशेष आएगा क्योंकि ये गज़ल है, तो इसमें पहला ये देंगे विशेष में। कवि ने आज़ाद भारत के कटु सत्य का वर्णन किया है और नेताओं के झूठे आश्वासन और संस्थाओं के द्वारा आम आदमी के शोषण के उदाहरण आए दिन मिलते हैं, इसका इन्होंने शेर के माध्यम से वर्णन किया है। और सेकेंड लिखेंगे चिराग मयस्सर दरख्त साये, ये उर्दू शब्दों के प्रयोग से इसमें जो भाव प्रस्तुत किए गए हैं बहुत ही गहनता उसमें आई है, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और सुनने समझने में पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसके पश्चात है खड़ी बोली में प्रभावी अभिव्यक्ति है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे चिराग व दरख्त आशा और सुव्यवस्था के प्रतीक हैं। इन्होंने चिराग को आशा और सुव्यवस्था के लिए इन प्रतीकों का इस्तेमाल किया है। फिर अंतिम पंक्ति में निराशा और पलायनवाद की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है और लक्षणा शक्ति का निर्वाह किया गया है और साये में धूप लगती है में विरोधाभास अलंकार बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। इसके पश्चात नेक्स्ट शेर है, ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। इसके पश्चात प्रसंग फिर से उसी तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ पाठ्य पुस्तक आरोह के भाग 1 में संकलित गज़ल से ली गई है और गज़ल श्री दुष्यंत कुमार जी के द्वारा लिखी गई है और यह उनके गज़ल संग्रह साये में धूप से ली गई है। इसके पश्चात संदर्भ लिखेंगे। इस गज़ल का केंद्रीय भाव है राजनीति और समाज में जो कुछ भी चल रहा है उसे खारिज करना और नए विकल्प की तलाश करना। इसके पश्चात व्याख्या लिखेंगे। कवि ने आम व्यक्ति के विषय में बताने का प्रयास किया है कि ये लोग गरीबी और शोषित जीवन जीने को मजबूर हैं। यदि इनके पास वस्त्र ना भी हो तो वे
पैरों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेंगे। बहुत ही प्रैक्टिकली बात इन्होंने, व्यवहारिक बात कही है, और हकीकत यही है कि जो गरीब व्यक्ति हैं जब ठंड में उनको अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको उनकी दशा दिखाई देगी कि जिनके पास वस्त्र नहीं है वो अपने पैरों को मोड़कर और अपने सिर को घुटनों में अंदर छुपाकर ठंड से बचने का प्रयास करते हैं। तो ये इसमें बहुत ही व्यवहारिक बात कही गई है, बहुत ही भावुक रूप से। और उनके विरोध में अगर वो विरोध करते हैं तो इसका भाव समाप्त हो चुका है। ऐसे लोग ही जो शासकों के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि इनके कारण उनका राज शांति से चलता है। और दूसरे शेर में कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि संसार में भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आम इंसान है वह सपना तो देख सकता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर ने मानव की कल्पना तो की है, और इस कल्पना के ज़रिए उसे आकर्षक दृश्य देखने के लिए अगर मिल जाते हैं तो इस तरह उनका जीवन कट जाता है। हकीकत में ना सही उनके आकर्षक जीवन और सुख सुविधाओं से युक्त जीवन ना सही, लेकिन सपने तो वो देख ही सकते हैं कि उनका जो जीवन है अच्छी तरह से निकल रहा है। बहुत ही कटाक्ष इन्होंने यहाँ पर व्यंग्य किया है शेर के माध्यम से। इसके पश्चात विशेष इस तरह से लिखेंगे कि कवि ने भारतीयों में विरोध की जो भावना है इसका ना होना और खुदा की जो कल्पना है उसको माना है। और सेकंड लिखेंगे पाँवों से पेट ढकना, ये इनकी नई कल्पना है और व्यवहारिक इन्होंने इसमें वर्णन किया है। फिर इसके पश्चात उर्दू और मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे सफ़र, यानी जीवन की जो यात्रा है उसका पर्यायवाची इन्होंने लिया है, सफ़र इन्होंने माना है उसको। और नेक्स्ट है इन्होंने जो शेर लिखे हैं संगीतात्मकता है इसमें, फिर सफ़र जीवन यात्रा का पर्याय है।
इसके पश्चात अगले शेर हैं, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ लिखी हैं और इसका प्रसंग आप इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित गज़ल से ली गई हैं और यह गज़ल दुष्यंत कुमार जी के द्वारा लिखी गई है और यह गज़ल उनके गज़ल संग्रह साये में धूप से ली गई है। इसके पश्चात संदर्भ लिखेंगे यहाँ पर कि प्रस्तुत गज़ल का केंद्रीय भाव है राजनीति और समाज में जो भी कुछ चल रहा है उसे खारिज करना और नए विकल्प की तलाश करना। इसके पश्चात व्याख्या इस तरह से लिखेंगे, कवि ने शेर के माध्यम से कहने का प्रयास किया है कि आम व्यक्ति के विश्वास की बात इस शेर में बताई गई है और आम व्यक्ति को विश्वास है कि जो भ्रष्ट व्यक्ति हैं उनके दिल पत्थर के होते हैं और उनमें संवेदना नहीं होती है क्योंकि वे दूसरों के दुख तकलीफ़ों को नहीं समझते हैं। और कवि को इसके विपरीत इंतज़ार है कि इन आम आदमियों के स्वर में असर यानी क्रांति की चिंगारी हो और इनकी आवाज़ बुलंद हो, तभी आम आदमी संगठित होकर विरोध करेंगे तो भ्रष्ट व्यक्ति जो हैं स्वयं समाप्त हो सकते हैं। और दूसरे शेर में कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि शायरों और शासक के संबंधों के बारे में उन्होंने बताया है कि सत्ता को क्रांति का खतरा लगता है और वे स्वयं को बचाने के लिए शायरों की ज़ुबान यानी कविताओं पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसे गज़ल के छंद के लिए बंधन की सावधानी ज़रूरी है, उसी प्रकार जो शासक हैं उनको भी अपनी सत्ता कायम रखने के लिए विरोध को दबाना ज़रूरी है, यानी उनके विरोध में जो कोई बोलेगा उनकी आवाज़ को वे दबाना आवश्यक समझते हैं। और तीसरे शेर में शायर ने यह कहा है कि जब तक हम अपने बगीचे में जिएंगे गुलमोहर के नीचे जिएंगे, लेकिन जब मृत्यु हो तो दूसरों की गलियों में गुलमोहर के लिए मरे। इसमें बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने इसमें स्पष्ट किया है और बहुत ही खूबसूरती से बताया है कि मनुष्य जब तक जिएगा वह मानवीय मूल्यों को मानते हुए शांति से जिएगा अगर मनुष्य में मानवता है तब, और जब उसकी मृत्यु होगी तो दूसरों के लिए इन्हीं मूल्यों की रक्षा करते हुए बाहर की गलियों में वो मृत्यु चाहते हैं। और इन्होंने यही बोलने का प्रयास किया है कि अगर मनुष्य जीना चाहता है तो अच्छी तरह से अपने गुलमोहर के लिए यानी अपने मानवीय मूल्यों को बचाते हुए उनको किसी भी तरह से अपने मानवीय मूल्यों को समाप्त ना करे और यही मानवीय मूल्य जो है तो दूसरों की रक्षा करें, उनके भी मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हुए उनके लिए वो मृत्यु को गले लगाना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा है जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। इसके पश्चात विशेष इस तरह से लिखेंगे। फर्स्ट है, कवि ने सामाजिक क्रांति के लिए बेताब अपने आप को बताया है और साथ ही वे मानवीय मूल्यों के संस्थापक और रक्षक भी हैं। फिर सेकंड लिखेंगे, पत्थर पिघल नहीं सकता से स्वेच्छाधारी जो शासक हैं इनकी ताकत का पता चलता है। फिर पत्थर पिघल में अनुप्रास अलंकार है और गुलमोहर का प्रतीकात्मक अर्थ है। इन्होंने गुलमोहर जो है प्रतीक स्वरूप लिया है मानवीय मूल्यों के लिए। और इसके पश्चात है उर्दू की जो शब्दावली है वह खड़ी बोली से युक्त है और मैं और तू की शैली बहुत ही प्रभावी है।